सीएम धामी के प्रदेश में सुशासन के 3 साल पूरे, उन्नति और समृद्धि के अपने संकल्प को मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया। उत्तराखंड में काउंसलिंग से होंगे शिक्षकों के तबादले, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दी प्रक्रिया को मंजूरी, कहा शिक्षकों की सुविधा और पारदर्शिता से होंगे ट्रांसफर। हरिद्वार में 1000 करोड़ के निवेश से बनेंगे निजी औद्योगिक क्षेत्र, कई बिल्डर आए आगे, नीति लागू होने के बाद करेंगे निवेश। बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ में उफान पर आया नाला, बैरियर पर रोके गए यात्री वाहन, जेसीबी से हटाया गया सड़क से मलबा। उत्तराखंड में भारी बारिश से बड़ी मुसीबतें, मानसून की पहली बारिश में बहे सरकारी इंतजाम, कई जगह सड़कें बंद। संसद में राहुल गांधी के हिंदू हिंसक बयान पर पूर्व सैनिकों में आक्रोश, बोले देशवासियों से माफी मांगे राहुल गांधी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। मंगलौर उपचुनाव की तारीख नजदीक आते आते सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में आ रहे हैं और राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में रुड़की पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की जनता से अपील करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार में जब वह पहली बार कैबिनेट मंत्री बने थे तब काजी निजामुद्दीन के पिता भी उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री थे। उन्होंने देखा है कि काजी परिवार हमेशा से ही जनता की सेवा करता है। आज मंगलौर की जनता को समझना होगा कि उनकी सेवा काजी परिवार के अलावा कोई और नहीं कर सकता। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता का दुरुपयोग चुनाव प्रभावित कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गौरव चौधरी ने भी मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया और कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी निजामुद्दीन भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। मंगलौर की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, ये भले ही उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव उत्तराखंड के लोकतंत्र को मजबूत करने का चुनाव है। ये चुनाव उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखने का चुनाव है। तो मैं मंगलौर की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, आरजू करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि उनका एक वोट केवल उनके बच्चे के भविष्य को नहीं, केवल मंगलौर के बच्चों के भविष्य को नहीं, केवल हरिद्वार के बच्चों के भविष्य को नहीं, उत्तराखंड के बच्चों के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखने का चुनाव हो। उनका एक वोट उत्तराखंड, क्योंकि उससे काजी के चुनाव जीतते ही कांग्रेस पार्टी बहुत जोर से लड़ रही है और निरंतर भाजपा धन बल का प्रयोग कर रही है। आप भाषण देते हैं भाजपा नेताओं के कि 11 बजे तक वोट गिर दीजिएगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। ये जो हमारा वातावरण है मंगलौर, वो बहुत स्वार्थपूर्ण है। जिसको जहाँ वोट देनी है वो वहाँ वोट देनी है और किसी को भयभीत भयभीत कराने की जरूरत नहीं। यहाँ सब लोग समझदार हैं और निश्चित रूप से जिसका जहाँ मन है, अगर किसी को भाजपा का मन होगा भाजपा को वोट देगा, किसी का कांग्रेस की विचारधारा का होगा वो कांग्रेस को वोट देगा, कोई विकास को वोट देगा। तो अब बात अगली खबर के। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बाबा साकार हरि जो खुद को भगवान का रूप बताकर भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाता था, अपने सत्संग में भक्तों की मौत पर न सिर्फ मौन रहा बल्कि फरार भी हो चुका है। जहां एक और लोग प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस मौत के तांडव का पूरा जिम्मेदार बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल को बता रहे हैं। इसको लेकर देहरादून में हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला ने आमजन की राय जानी, आपको सुनाते हैं। हाथरस में हुए हादसे से पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दहल चुकी है। एक मौत का सत्संग जिसमें 121 जिंदगियां लील हो चुकी हैं। दोषियों पर कार्रवाई को लेकर लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर है। लगातार जो बाबा की खोज की जा रही है, साथ ही उनके आयोजकों पर भी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। यहाँ पर हमारे साथ हम इस वक्त मौजूद है देहरादून में। देखते हैं इसमें आम जनता की क्या राय है, क्या ऐसे ढोंगी बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर आपका नाम? रिंकू कुमार सर। सर क्या चाहते हैं इस पूरे कार्रवाई में, किसको सबसे बड़ा दोषी मानते हैं? सर सबसे बड़ी तो प्रशासन का है कि 80,000 की वहाँ पे अनुमति थी
और करीबन 2 से 2.5 लाख आदमी आए हुए हैं। तो प्रशासन की जिम्मेदारी यही है और बाबा की है, और जो बाबा के कमेटी के आदमी थे कुछ उनकी भी है। हमने देखा है कि पहले भी इस तरह के बाबा पकड़े गए हैं, आसाराम हो गए, राम रहीम हो गए, जो कि इन पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा और इतना उन पर यौन शोषण के आरोप भी लगे, उसके बावजूद लोग नहीं सुधरना चाह रहे। लोग भी एक तो अंधविश्वास करते हैं, धूल को मानते हैं, ये और वो है। पहली बात तो इनको पकड़ो, सीधा जेल में डालो, कार्रवाई हो कड़ी से कड़ी। अभी तक बताया जा रहा है क्योंकि एफआईआर में नाम भी नहीं है बाबा का। ये सब प्रशासन की मिली भगत है और कुछ नहीं है, ये कह सकते हैं फिलहाल तो। आपका नाम है सर? संजीव। आप क्या मानते हैं सबसे बड़ा दोषी बाबा ही है? सर बाबा भी है, प्रशासन भी है, दोनों की दोष है, क्योंकि जब वहाँ पर 80,000 लोगों के लिए अनुमति थी और प्रशासन को भी ये चीज देखनी चाहिए थी कि 2.5 लाख इंसान कहाँ से आ गए, क्योंकि वहाँ पर जरूर ना कहीं प्रशासन की गलती है, क्योंकि वहाँ पर या तो पुलिस की व्यवस्था नहीं थी कि इतने इंसान कहाँ से आए हैं, और बाबा की भी गलती है, मैं तो यही कहूँगा सर। तो इसमें प्रशासन की गलती है, बाबा की गलती है, बावजूद इसके बाबा अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, किस पर क्या कहेंगे आप? सर बाबा अगर पकड़े नहीं गए हैं तो देखिए आज की डेट में हर किसी को पता है, ये भी पता है दाऊद इब्राहिम कहाँ पर है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। तो उसी तरह बाबा का भी पता होगा, लेकिन क्या कह सकते हैं सर, प्रशासन है, सरकार। सवाल पीछे छोड़ गई है कि क्या प्रशासन अपनी किसी आयोजनों में, इस तरह के आयोजनों में कोई व्यवस्था करती है, नहीं करती? इसमें लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है हमने देखा है। 121 लोगों की इसमें जान गई। साथ ही इस तरह के ढोंगी बाबा जो कि खुद को भगवान बताते हैं और अपने भक्तों को मौत के मुंह में जाता देख वहां से पीट करके भाग जाते हैं, ऐसे बाबाओं के प्रति भी लोगों को जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने सहयोगी अक्षत के साथ मैं शुभम कोटनाला, के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से। अब बात अगली खबर की। नैनीताल के जोली कोट में चेष्टा विकास कल्याण समिति द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से 20 दिवसीय मोमबत्ती प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 20 दिवसीय प्रशिक्षण में ग्रामीण महिलाओं को डिजाइनर, कैंडल और दैनिक उपयोग में आने वाली मोमबत्ती बनाना सिखाया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश बिष्ट ने बताया कि नाबार्ड के सहयोग से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्था की ओर से उनको कच्चा माल देने के साथ ही मार्केटिंग भी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ में महिलाओं की जिंदगी पहाड़ जैसी है। अपने घर से निकलकर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं ये महिलाएं। पंचायत में देखें तो 50% को आरक्षण है। महिलाएं मोमबत्ती का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, जिससे उनको रोजगार भी मिल सके। कल जेलीकोट क्षेत्र में चेष्टा समूह के द्वारा स्थानीय महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई और उसमें एक मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है, जो स्थानीय महिलाओं को 1 माह तक लगातार मोमबत्ती निर्माण का ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद उनका MOU साइन हो चुका है, कलकत्ता की कोई कंपनी है। पहाड़ में महिलाओं की ज़िंदगी पहाड़ जैसी है, बावजूद उसके अपने घर से निकलकर वो हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। पंचायतों में अगर हम देखें तो 50% आरक्षण है, बावजूद उसके महिलाएं बढ़ चढ़ कर जहाँ पंचायतों में भागीदारी करती, वहीं स्वयं निर्णय लेने लगी हैं, अपने काम खुद करने लगी हैं। और पंचायतों में महिलाएं जो भागीदारी कर रही हैं, मैं देखता हूँ सुबह सारा घर का काम करने तक, पंचायतों का काम निभाने तक, घर तक का अंतिम काम तक वो वहाँ पर घर पर करती हैं। मैं समझता हूँ कि जो ट्रेनिंग हो रही है, जो महिलाएं यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगी, चेष्टा समूह के द्वारा उनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगी, और जब महिलाएं इन काम को कर रही तो निश्चित रूप से वो आत्मनिर्भर बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब रुक अगली खबर का। संसद में दिए राहुल गांधी के बयान हिंदू हिंसक होते हैं, पर अब बवाल खत्म होता नजर अभी तक नहीं आ रहा है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अब पूर्व सैनिकों में भी आक्रोश है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि राहुल को पूरे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। पूरा देश और समाज आज राहुल गांधी की आलोचना कर रहा है। हिंदू धर्म हमेशा एकता और अखंडता का प्रतीक रहा है। इस मौके पर आक्रोशित हुए पूर्व सैनिकों ने हनुमान मंदिर के पास राहुल गांधी का पुतला भी फूंका, जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। खबरों करते हैं अगली खबर का। रुड़की के सिविल लाइंस स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि
मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन जनता की आवाज मजबूती के साथ सदन में उठाने का कार्य करते आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में लंबे समय से शासन कर रही है, लेकिन विकास कहीं भी नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि भाजपा धन बल का दुरुपयोग कर रही है, इसके साथ ही निर्वाचन आयोग को प्रभावित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निर्वाचन आयोग से मांग करता है कि निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चुनावी मैदान में है, लेकिन भाजपा इस चुनाव को जीतने के लिए गलत हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हमारे जो उम्मीदवार हैं काजी निजामुद्दीन जी, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता भी है और यहाँ से पूर्व में विधायक भी रहे, मजबूत उम्मीदवार है। और मेरा मानना है कि यहाँ ऐतिहासिक जीत हम दर्ज करने जा रहे हैं। और हमें जो वर्तमान में लग रहा है कि जो सत्ता में जो सरकार है बीजेपी की, वो सत्ता दुरुपयोग तो करने का प्रयास कर ही रही है, क्योंकि मंत्रियों को भेज के प्रलोभन देके। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की जनता को यहाँ पर निवेदन करने आया हूँ कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के और उसी क्षेत्र तक ही सीमित न होकर पूरे हरिद्वार की आवाज को विधानसभा में बुलंद करने के लिए, मजबूत करने के लिए, पहले से वो आवाज, हरिद्वार की आवाज विधानसभा में मजबूत है। अब बात अगली खबर के रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव में मामूली विवाद के बाद हुए झगड़े में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एक पक्ष के प्रेस से वार्ता करने के बाद अब दूसरे पक्ष ने भी रुड़की में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रसूलपुर निवासी तालिब ने बताया कि गांव में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में विपक्षियों ने उनके बच्चे के साथ मारपीट कर अपहरण कर लिया। जब वह बच्चों को छुड़ाने गया तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी। पुलिस ने मौके पर बच्चे को छुड़ाया, जिनकी तहरीर भी पुलिस को दी गई। आरोप है कि विपक्षियों ने खुद चोट मारकर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलेलपुर गांव निवासी सनवर ने आरोप लगाया कि विपक्षी दबंग किस्म के लोग हैं। उनमें से एक व्यक्ति रुड़की विकास प्राधिकरण में संविदा पर कर्मचारी के तौर पर तैनात है, जो नवनिर्माण से अधिकारियों के नाम पर अवैध वसूली करता है। ये जो हमारे साथ लड़ाई हुई है, हमारे बच्चों को अपहरण करा गया और हमने पुलिस को बुलाकर उन बच्चों को छुड़वाया वहां से, और झूठा उन्होंने हमारे पर मुकदमा दायर कर दिया 307 का, जबकि हमने फुटेज की वजह उस पर आधार पर पुलिस को प्रूफ दिए, अपहरण का केस हमने दर्ज करवाया उन पे। और जो उनका वो जो अधिकारी है शहीद लड़का, उसने हमें धमकी बाद में भी भिजवाई कि हम जो आए तो तुम्हें रास्ता पकड़ छटकेंगे, हमारे पास पैसे कमी नहीं आए और हम तुम्हें कहीं से कहीं तक इसमें जो है तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? बच्चों क्रिकेट को लेकर, छोटे बच्चों में क्रिकेट को लेकर झगड़ा हुआ था। और उन्हें रास्ते में वो कहीं जा रहे थे तो उन्हें वहां से पकड़ कर छेद को अपने गाँव में ले गए और गाँव में ले जाकर फिर छेद पे फैक्ट्री में लाए और फैक्ट्री में से फिर हम पुलिस को बुला कर वहां से बच्चों को हमने छोड़ाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गढ़वाल मंडल के तत्कालीन अपर निदेशक और वर्तमान में निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि सरकार 10 दिनों के भीतर उक्त मामले में अपना निर्णय लेगी, जिस पर कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से मामले में की गई कार्रवाई पर शपथ पत्र पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 दिन बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि देहरादून निवासी बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक पद पर रहते हुए महावीर बिष्ट पर गंभीर आरोप हैं। आज याचिका की सुनवाई भी और सरकार को ये बताना था कि जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा का जो चार्ज दिया गया है महावीर सिंह बिष्ट जी को, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उनके खिलाफ 2 जांच कमेटियों ने होल्ड किया है कि पिछले ट्रांसफ़र वर्ष में अनियमितताएं की हैं उन्होंने, और तमाम जो ट्रांसफ़र एक्ट के विधिक प्रावधान है उनके विपरीत जाकर के वो ट्रांसफ़र किए हैं। और ये बड़ा संगीन सा मामला है जिसको लेकर के ये PIL फाइल हुई है कि एक तरफ तो पिछले जनवरी 2024 से अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय आपने उनको एक तरह से प्रमोट कर दिया है, प्रमोशन दे दिया है। तो पिछली 2 तारीखों से
कोर्ट भी जानना चाहती थी कि आखिर इसके खिलाफ कार्रवाई, इस पर्टिकुलर ऑफिसर के खिलाफ आप कार्रवाई ना करके इसको एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई और ईमानदार ऑफिसर होना चाहिए था जो चार्ज ले सकता था। तो आज उन्होंने सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हमें अंतिम नोटिस, ताकि इनका पक्ष सुना जा सके, इनके खिलाफ किसी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में प्रोसीड करने से पहले। अब बात अगली खबर की। लक्सर के बहादुरपुर गांव में हुई ग्रामीण की हत्या पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, हत्याकांड में शामिल 2 सगे भाइयों अमरीश और गुरमीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि हत्याकांड में शामिल 3 अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। आरोपी अमरीश पर पूर्व में 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि निर्माणाधीन मकान को लेकर ग्रामीण अशोक सैनी की हत्या की गई थी। दिनांक 2 जुलाई को पुलिस को लक्सर कोतवाली क्षेत्र में बहादुरपुर खादर गांव में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति की पहचान अशोक सैनी के रूप में हुई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल मृतक की पत्नी की ओर से एफआईआर प्राप्त की गई है और तत्काल भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(3) में इसका अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमें गठित करके 5 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ धरपकड़ की प्रयास किए गए, जिसमें 2 अभियुक्तों की अरेस्टिंग इसमें की जा चुकी है। बाकी 3 अन्य अभियुक्त अभी फरार हैं, उनकी अरेस्टिंग के हम शीघ्र प्रयास भी कर रहे हैं और तत्काल उक्त प्रकरण में इस संबंध में ये झगड़ा क्योंकि एक मकान को लेकर थे, तत्काल एसडीएम को एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा रही है ताकि उसका भी निराकरण साथ में होना चाहिए और तत्काल जो भी इसमें अभियुक्त इन्वॉल्व है उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात अगली खबर की। विकासनगर में कल 2 पक्षों की मारपीट के बाद पैदा हुए बवाल के बाद आज प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया है। आपको बता दें, जिसके चलते बाजार क्षेत्र में अवैध रूप से लगी ठेली व फड़ वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं घटना में शामिल मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि कल देर शाम बाजार पुलिस चौकी से महज चंद फासले पर अमर स्वीट शॉप के पास एक स्थानीय युवक और फल फ्रूट की ठेली लगाने वाले युवकों के साथ विवाद हो गया था। आरोप है कि ठेली वाले ने युवक के साथ मारपीट करते हुए नुकीला पत्थर मारकर युवक की आंख फोड़ दी थी, जिस पर विकासनगर बाजार में हुए बवाल के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके चलते आज नगर पालिका परिषद, तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाते हुए मुख्य बाजार में एनएच किनारे, नेशनल हाईवे के किनारे अवैध तरीके से लगी और संचालित की जा रही ठेलियों के खिलाफ कार्रवाई की है। घटना हुई थी जिसमें चक्राता का खाटवा गांव के लड़के की आंख फोड़ दी गई थी और हमने जब कल चौकी का घेराव किया था तो वहाँ कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया था कि हमने उनको कहा था कि 11 बजे तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए और उन पर जो धाराएं हैं नॉन अवेलेबल धाराओं में अगर मुकदमा दर्ज नहीं तो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरा चक्राता क्षेत्र, विकासनगर क्षेत्र एक जाम लगाएंगे और आज जब हम सुबह 11 बजे उनसे मिलने गए तो हमें कोतवाल साहब ने कहा है कि हमने एक मुख्य आरोपी जो जिसमें सम्मिलित था उसको गिरफ्तार कर लिया है और कुछ ही देर में यहाँ लाने वाले हैं। और उन्होंने हमें बताया कि हमने उस पर जो इस बार पहली बार जो 307 तले लगती है तो उसकी जगह IPC 109 में जो मुकदमा है नॉन अवेलेबल कराऊंगा। इसमें पालिका के साथ एक समन्वय बैठक की जाएगी, उसके बाद जो भी निर्णय होगा बाद में तय किया जाएगा। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, उसके बावजूद बैठक और सिर्फ बैठकों का दौर ही चलता है, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई जो है अमल में यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। इसमें जो भी बाहर के लोग, जैसा कि बताया गया है, तो उसमें सत्यापन के संबंध में जो भी कार्रवाई की जानी है उसमें पालिका और पुलिस दोनों के साथ समन्वय बैठक करके आगे की कार्रवाई की जाएगी कि कोई भी व्यक्ति बिना सत्यापन के यहाँ ना रहे और अगर किसी भी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ न रखा जाए। इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की। कल 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था, दोनों विभिन्न समुदायों के थे। उसके बाद जो पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर आई थी तो समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था देर रात्रि में। आज कुछ लोग आए थे जिनके द्वारा उस मुकदमे की अपडेट चाहिए गई है, तो हमें इनको बताया गया है कि जो 2 नामजद अभियुक्त थे उनमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी लोगों की जो मांग थी कि शहर में अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जो रेहड़ी वाले हैं इन्हीं की आड़ में आपराधिक घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है
उसी क्रम में आज एक सामूहिक रूप से नगर पालिका के साथ मिलकर के एक अभियान चलाया गया और करीब ऐसे 28 से 30 रेडी ठेली वालों को थाने लाया गया है जिनके पास समुचित वैध लाइसेंस नहीं मिला है या जो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन